नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का करंट क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव, चैप्टर है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। और इसमें हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो परिभाषा है वो कंप्लीट कर ली है, और हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था मिल्लिकन लेनार्ड प्रयोग। समझिएगा, पिछले वीडियो में हमने मिल्लिकन लेनार्ड प्रयोग समझा था, और उसके अंदर हमने मुख्यतः 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने समझ लिया था, और आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की आवृत्ति की हम लोग बात करें, या हम कहें कि तरंग दैर्ध्य का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो आवृत्ति का प्रभाव होगा उसका उल्टा होगा तरंग दैर्ध्य का प्रभाव, कि आवृत्ति को बढ़ाने पर जो बढ़ रहा होगा वो तरंग दैर्ध्य को घटाने पर बढ़ रहा होगा। मालूम है आपको, क्योंकि आवृत्ति जो है वो तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, ठीक है। तो आवृत्ति का प्रभाव पढ़ लिया, एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य का इफेक्ट पढ़ लिया हमने। अच्छा, तीसरा हमने पढ़ा था आरोपित विभवांतर का प्रभाव, कैथोड और जो एनोड लिए थे, आरोपित विभवांतर का प्रभाव, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, तीव्रता का प्रभाव हमने कंप्लीट कर लिया था, इसका जो है ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर लिया था। आज हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके लिए, आवृत्ति के लिए, मतलब आवृत्ति के प्रभाव से संबंधित जो ग्राफ हैं और विभवांतर के प्रभाव से संबंधित जो ग्राफ हैं। तो विभवांतर के ग्राफ का मैं पहले काम करता हूँ। देखिए, आपने आरोपित विभवांतर का जब प्रभाव पढ़ा था तो एक चीज़ देखी थी इस पहली कंडीशन में कि कैथोड के सापेक्ष एनोड पर जब हम जीरो विभव लेते हैं, यानी कि विभव का मान हमने कितना ले लिया है, 0, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 प्राप्त नहीं होता था, कुछ ना कुछ हमें धारा प्राप्त होती थी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन खुद की गतिज ऊर्जा से कैथोड से कहाँ चले जाते हैं, एनोड की ओर चले जाते हैं और धारा का प्रवाह कर देते हैं। अच्छा, हमने एक केस इसमें पढ़ा कि जब कैथोड के सापेक्ष एनोड पर धन विभव बढ़ाया जाता है, ठीक है। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, कैथोड के सापेक्ष एनोड पर धन विभव बढ़ाया जाता है, तो इस कंडीशन में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हुआ था, बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते जो है एक मान पर जो प्रकाश विद्युत धारा है ये कैसी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और उस मैक्सिमम मान को हम लोग क्या कहते हैं, तो संतृप्त धारा की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। और तीसरा केस हमने पढ़ा कि कैथोड के सापेक्ष एनोड पर अगर ऋण विभव का मान बढ़ाया जाए तो इस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होने लगता है, घटने लगता है, और निरंतर अगर आप ऋणात्मक विभव बढ़ाते हो तो एक मान पर धारा का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और उस विभव को आपको याद है कि हमने क्या कहा था, तो ये सारी चीज़ें अपना कंप्लीट है। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग किसके बीच में, आरोपित विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो हम लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कैथोड और एनोड के मध्य आरोपित वोल्टता या विभवांतर और प्राप्त होने वाली प्रकाश विद्युत धारा के बीच में हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो समझिएगा, ये हमने ले लिया, विभवांतर को हमने रखा है एक्स अक्ष पे, जो ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस। विभवांतर को हम कहाँ पर रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, और धारा को कहाँ पर रखेंगे, वाई एक्सिस पर, ठीक है, इस तरीके से। तो इस बिंदु पर की अगर मैं बात करूं तो इस बिंदु पर विभवांतर कितना होगा भाई, 0। आप जानते हो ये मूल बिंदु है सर, मूल बिंदु के ऊपर आप x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है, तो हम विभवांतर आरोपित कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बिंदु पर विभवांतर कितना रहेगा, यानी कि सर यहाँ पर विभवांतर कितना रहेगा इस बिंदु के लिए, ठीक है। अच्छा, इधर मैंने विभवांतर लिया गया है धनात्मक विभव, क्या समझोगे, कैथोड के सापेक्ष एनोड पर कौन सा विभव लिया हुआ है, समझ जाओगे क्या पढ़ने का तरीका इसका क्या था, मैंने बता दिया आपको। तो इधर जो है धनात्मक विभव का मान बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा इधर, और इधर हमने ले लिया है ऋणात्मक विभव। इधर कौन सा ले लिया कि कैथोड के सापेक्ष एनोड पर कौन सा विभव लिया गया है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको, ठीक है। अब आप देखिए कि जब पहली कंडीशन देखिए ऊपर कि जब विभवांतर आपका 0 है तो क्या धारा भी 0 है, क्या धारा कुछ ना कुछ है,
धारा जीरो। अगर विभवांतर जीरो है, धारा भी जीरो होती तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता, लेकिन विभवांतर जीरो है लेकिन धारा जीरो, इसलिए धारा कहीं ना कहीं ऊपर से प्राप्त होगी। कि विभवांतर जीरो है लेकिन उस समय धारा जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ धारा तो हमने मान लिया इतनी धारा है, विभवांतर जब जीरो था तो इतनी धारा है हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद कैथोड के सापेक्ष एनोड पर जब आपने क्या बढ़ाया, तो धन विभव का मान बढ़ाऊंगा तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और एक मान पर आकर के बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा भाई, अधिकतम हो जाएगा। एक मान पर क्या हो जाएगा, उसके बाद आप कितना ही विभवांतर बढ़ाइए धारा का मान नियत हो जाएगा। इसके बाद ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, फ्लैट, समझ जाओगे। थोड़ा सा इसको और बोले आप स्ट्रेट लाइन कर लीजिएगा इस तरीके से। इस मान पर हमें संतृप्त धारा प्राप्त हो गई, इसके बाद में हमें कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। समझ में आया नहीं आया। ये जो मान पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है, प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम मान को, या फिर हम ये कह दें कि ये संतृप्त धारा को दर्शा रहा है। समझ में आया, ठीक है। अब कैथोड के सापेक्ष एनोड पर आप ऋण विभव का मान बढ़ाइए। अगर ऋण विभव का मान बढ़ाओगे, ऋण विभव का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा, धारा का मान क्या होने लगता है, घटने लगता है। भाई जीरो पे कुछ ना कुछ तो थी, नेगेटिव लगा दोगे तो क्या होने लग जाएगी धारा, और कम होते हुए निरंतर रूप से एक दिन आकर के किसको कट करेगी, एक्स एक्सिस को। मतलब ग्राफ जो है किसको कट करेगा, तो बेटा एक्स एक्सिस को ये कट करेगा। तो आप जानते हो कि एक्स एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर जैसे उसने एक्स को काटा, यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो गया है, 0। इस बिंदु पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो गया, समझ में आ गया। तो इस बिंदु का जो विभव होगा वो कौन से विभव को दर्शा रहा है बताइए, निरोधी विभव को। समझ में आया नहीं आया। कैथोड के सापेक्ष एनोड पर वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, उसे हमने क्या कहा था, निरोधी विभव कहा था। तो ये बिंदु हमारे किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है बताइए, निरोधी विभव को। ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, संतृप्त धारा को। और ये कि विभवांतर जीरो है तो धारा जीरो नहीं है। समझ में आ गया, धारा यहाँ पर कुछ ना कुछ है। V इक्वल टू 0 बट I इज नॉट इक्वल टू। तो आपको विभवांतर और धारा के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो आप बना पाओगे नहीं बना पाओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की क्रिया में आरोपित वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ बनाइए, तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके अंदर दो पॉइंटों को आप डीपली देखिए, एक तो इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को। ये पॉइंट सर संतृप्त धारा को डिनोट कर रहा है। कौन सी धारा को डिनोट कर रहा है, और आपको मालूम है कि संतृप्त धारा कल हमने पढ़ा था किस पर निर्भर करती है, तीव्रता पर। और ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, निरोधी विभव को। और कल आपने पढ़ा था कि निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की। कोई दिक्कत है क्या। तो एक तरीके से अगर आवर्ती हमारे पास में, तो ये पॉइंट एक तरीके से मान लो कि निरोधी विभव है, और निरोधी विभव किस पर डिनोट कर रहा है, मतलब निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है और संतृप्त धारा किस पर निर्भर करती है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये किससे निर्धारित होगा, तीव्रता से। और ये वाला पॉइंट जो है वो ये किससे निर्धारित होगा, जैसे कल भी हमने कहा था कि अगर आवर्ती बढ़ा दी जाए तो निरोधी विभव का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आवर्ती अगर बढ़ा देंगे, गति ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा हो गई तो उस स्थिति में जो निरोधी विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा, समझ रहे हो। और ऐसे तीव्रता अगर हमने बदल दी, मान लो किसी पदार्थ में जैसे 100 इलेक्ट्रॉन थे हमने बात की थी, तो 100 के कारण धारा मिल गई, अधिकतम हो गई। किसी इलेक्ट्रॉन में अगर मान लो कि 200 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब किसी धातु में 200 इलेक्ट्रॉन हुए, तो उस स्थिति में आपको तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी तो संतृप्त धारा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो हमारे पास में किसी और बिंदु पर प्राप्त हो रही, पहले 100 के कारण मिल रही होती है अधिकतम, अब 200 के कारण मिल रही है, तो समझो ऊपर बिंदु मिल रहा होता। तो ये पॉइंट किससे डिसाइड होगा, और ये वाला पॉइंट किससे डिसाइड होगा। तो ये क्लियर है पहले तो आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे इसका हम लोग पार्ट पढ़ेंगे आवर्ती और तीव्रता के रूप में। कैसे कि एक बार मैं आवर्ती को नियत रखूँगा, तीव्रता परिवर्तित करूँगा, और फिर तीव्रता पर नियत रखूँगा, आवर्ती परिवर्तित रखूँगा। वो ग्राफ हम बनाएंगे 2 या 3 पदार्थों के लिए। कितने पदार्थों के लिए बनाएंगे हम लोग, 2 या 3 पदार्थों के लिए बनाएंगे। तो ये कोई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको आप उतार लीजिए पहले। देखिए आरोपित वोल्टता और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ हमने देख लिया, और उसमें 2 पॉइंट हमने देखे थे, एक तो था निरोधी विभव का और एक था आपका तीव्र संतृप्त धारा का, ठीक है। अब आप आराम से ध्यान से समझिए, 2 पदार्थ हैं, एक पदार्थ कैपिटल ए है
और एक पदार्थ हमने ले लिया कैपिटल बी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। एक पदार्थ कैपिटल ए, एक पदार्थ कैपिटल बी, हमने इसके अंदर तीव्रता नियत कर दी। क्या नियत कर दी भाई? तीव्रता, मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसके ऊपर फोटोन कितने गिराने पड़ेंगे, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एग्जाम्पल के वजह से 100। तो 100 इलेक्ट्रॉन अगर इन दोनों के अंदर हैं तो मुझे इन 100 के 100 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए कितने फोटोन गिराने पड़ेंगे? 100 फोटोन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट से। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, इसके पास भी 100, इसके पास भी 100। यहाँ पर धारा 100 इलेक्ट्रॉन के कारण मिलेगी, यहाँ पर भी धारा 100 इलेक्ट्रॉन के कारण मिलेगी। तो क्या इन दोनों की अधिकतम धारा सेम होगी, नहीं होगी? ये समझ में आया? कंफर्म आ गया? क्योंकि सर आपने तीव्रता अगर इनकी नियत कर दी, हमने आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या कर दी, तो खुद ब खुद नियत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन सेम दिए गए, तीव्रता सेम होगी, और तीव्रता सेम होएगी तो दोनों की संतृप्त धारा वाला जो बिंदु है क्या वो सेम आएगा, नहीं आएगा? एक पदार्थ के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो वही बिंदु, और दूसरे पदार्थ के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो भी वही बिंदु मिलेगा। कंफर्म? ठीक है। अब हमने यहाँ पर आवृत्ति बदल दी। आवृत्ति क्या कर दी हमने? इसके ऊपर जो आवृत्ति हमने प्रकाश गिराया था वो म्यू ए मान लिया, और इसके ऊपर जो हमने जिस आवृत्ति का प्रकाश गिराया था उसको हमने म्यू बी मान लिया। अब मान लो कि ए की आवृत्ति ज़्यादा है, मतलब फोटोन तो 100 ही गिरा रहा हूँ, लेकिन 100 फोटोन मैंने ज़्यादा ऊर्जा के गिराए। ज़्यादा ऊर्जा की मतलब आवृत्ति ज़्यादा है। ज़्यादा ऊर्जा के अगर मैं फोटोन गिराऊंगा तो यह क्या होता है बताओ? ये आवृत्ति क्या करती है कि सर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ए वाले पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? सर बी धातु से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी गतिज ऊर्जा की तुलना में ज़्यादा होगी। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि म्यू ए का मान हम ज़्यादा ले रहे हैं, किससे? म्यू बी से। इस पर मैंने ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश गिराया, इसके ऊपर मैंने कम आवृत्ति का प्रकाश गिराया, तो आवृत्तियाँ तो मैंने क्या कर दी? अलग अलग। तीव्रता मैंने क्या कर दी है? समान। समान तीव्रता भिन्न भिन्न आवृत्ति, समान तीव्रता भिन्न भिन्न, ठीक है। तो समान तीव्रता, इसलिए संतृप्त धारा क्या रहेगी? नियत, सेम रहेगी दोनों पदार्थों के लिए। अच्छा, अब आवृत्ति इसकी ज़्यादा थी तो इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, और यहाँ आवृत्ति कम है तो यहाँ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो कम होगी। समझ में आ रहा है? अब गतिज ऊर्जा इसकी ज़्यादा है तो क्या इसका निरोधी बल ज़्यादा नहीं होगा? क्या इसका निरोधी बल, कल बताया गया था आपको कि निरोधी बल किस पर निर्भर करता है? आपतित प्रकाश की, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसका निरोधी बल। तो ए पर मैंने ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश गिराया, इसका मतलब वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, और मुझे उस इलेक्ट्रॉन को वापस भेजने के लिए ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, इसलिए निरोधी बल का मान अधिक होगा। क्लियर है क्या? तो बेटा निरोधी बल इन दोनों का अलग अलग आ रहा है, निरोधी बल इन दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो निरोधी बल वाला बिंदु अगर एक ही ग्राफ में इन दोनों धातुओं का ग्राफ में दर्शाऊंगा, देखिए अभी भी ग्राफ में किस के बीच में बना रहा हूँ? विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में। ग्राफ तो अभी भी किसके बीच में है? विभवांतर, आरोपित वोल्टता और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में। लेकिन क्या बदल गया है? कंडीशन बदल गई है। एक कंडीशन मैंने लगा दी है कि समान तीव्रता और भिन्न भिन्न आवृत्ति पर। तो हेडिंग हम क्या लिखेंगे ग्राफ के लिए? एक समान तीव्रता व भिन्न भिन्न आवृत्ति के लिए दो पदार्थों के लिए आरोपित वोल्टता और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र। पूरी हेडिंग समझ में आ गई? लिखा दूंगा मैं, परेशान मत होना, ठीक है। एक धातु के लिए बनाया हमने, चलिए पहले हम बी के लिए बना लेते हैं। विभवांतर 0 होता है, धारा कुछ ना कुछ होती है। इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो गया। ये बिंदु कौन सा हो गया बेटा? संतृप्त धारा वाला बिंदु हो गया। यहाँ पर धारा जो हो गई वो बी की हो गई, संतृप्त धारा किसकी हो गई है? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा सर, अगर तीव्रता समान है तो मैं ये कह दूंगा कि जो दूसरा वाला, अच्छा देखिए इसका निरोधी वो भी मैं बढ़ा देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया मेरे पास में V0 B वाला, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमारे पास में आवृत्ति भिन्न भिन्न थी, किसकी आवृत्ति ज़्यादा है? ए वाले की आवृत्ति ज़्यादा है तो उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा, उसका निरोधी बल ज़्यादा। तीव्रता समान है मतलब ये वाला बिंदु क्या रहेगा? समान। तीव्रता समान है इसका मतलब संतृप्त धारा समान आएगी, और आवृत्ति अलग अलग है इसका मतलब ये वाला बिंदु अलग अलग आएगा। तो ए वाले की मैंने ज़्यादा मानी है तो उसके लिए ग्राफ क्या मिलेगा? यहाँ से इस तरीके से। समझ में नहीं आया होगा? कंफर्म आ गया क्या? इसको बेटा भले यहाँ से आप चाहो तो भले डॉटेट करके ले आना।
ला सकते हो नहीं ला सकते? तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा V0 A। इसका अनुरोध विभव ज़्यादा है, इसका अनुरोध विभव क्या है? और यहाँ पर दोनों के संदर्भ धारा क्या है? आपस में समान है। कोई दिक्कत है क्या बताइए? तो ग्राफ बना दोगे नहीं बना पाओगे? ये ग्राफ किस किस के बीच में है? आरोपित वोल्टता और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में ही है। कंडीशन क्या है? एक समान तीव्रता में भिन्न भिन्न आवृत्ति पर आरोपित वोल्टता व प्रकाश विद्युत धारा के मध्य आरेख कोई दिक्कत है क्या बताइए? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कितने पदार्थों के लिए खींचा हमने? केवल 3 पदार्थों के लिए बोलते तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। बना दोगे उसका भी। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि बोले कि उसकी आवृत्ति इनसे ज़्यादा है या इनसे कम है। इनसे ज़्यादा हुई तो उसका ग्राफ बोले बिंदु तो यहाँ से ले आऊँगा, यहाँ के पटक दूंगा। इनसे कम हुई आवृत्ति तो यहाँ से इधर पटक दूंगा। समझ में आगे नहीं आ गया? कर लोगे इस तरीके से? अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट कर रहा हूँ अब मैं। अब अगर इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। इसका जस्ट अपोजिट क्या है बताओ? अब आवृत्ति क्या करते हैं हम लोग? नियत। और तीव्रता को क्या करते हैं? भिन्न भिन्न। मतलब यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन है, ये ए मैंने मान लिया, और ये मैंने बी मान लिया। इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से मैंने प्रकाश गिराया तो मालूम है मुझे कि यहाँ तो 50 फोटोन गिराने पड़ेंगे, यहाँ पर मुझे कितने गिराने पड़ेंगे? तो कन्फर्म है कि संतर्फ धारा इसकी ज़्यादा आएगी, इसकी क्या आएगी? कम आएगी। अब ध्यान रखना, बी का मैंने ज़्यादा ले लिया है। बी का मैंने क्या ले लिया? आप अगर इससे परेशान हो जाओ तो बोले ए का ज़्यादा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ तो इस पर 50, इस पर तो संतर्फ धारा इसकी तो आएगी अलग और इसकी आएगी, ये तो ए की आएगी अलग और बी की आएगी। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। इसमें 100 इलेक्ट्रॉन के कारण मिलेगी, इसके 50 के कारण मिलेगी, तो इसकी धारा ज़्यादा होगी नहीं होगी? तो इसकी संतर्फ धारा क्या हो गई? लेकिन जो मैंने यहाँ पर 100 फोटोन गिराए गए हैं उनकी आवृत्ति क्या है? म्यू है मान लो। तो यहाँ 50 जो फोटोन गिरा रहा हूँ उनकी आवृत्ति भी क्या है? यानी कि इन दोनों की आवृत्ति तो मैंने क्या कर दी अब, और तीव्रता क्या कर दी मैंने? तो तीव्रता के कारण कौन सा बिंदु बदल जाएगा? और आवृत्ति अगर सेम है तो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो मिलेगी इसकी भी गति ऊर्जा के बराबर होगी नहीं होगी? क्लियर है? तो गति ऊर्जा बराबर होगी तो सर दोनों का निरोधी बल क्या होगा? समान होगा। निरोधी बल समान होगा तो कौन सा बिंदु सेम हो जाएगा? ये वाला। और तीव्रता अलग अलग है, इसका मतलब कौन सा बिंदु बदलेगा? समझ में आया नहीं आया? तो ग्राफ बना दे, आप कंडीशन याद कर लोगे इसकी। मान लो हमने बी के लिए बना दिया, ये तो कि मेरे पास में आई बी, ठीक है, और ये निरोधी हो गया मेरे पास बिंदु V0 B, कोई दिक्कत नहीं है। अब आवृत्ति समान है, आप समझ जाओ, निरोधी वाला बिंदु कांस्टेंट हो गया और तीव्रता वाला बिंदु क्या हो जाएगा भाई? यहाँ मिल जाएगी मुझे IA। संतर्फ धारा ज़्यादा हुई नहीं हुई? समझ जाओगे नहीं समझ पाओगे? कंफर्म? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को? तो आप और इस तरीके से ग्राफ अगर आप देख लो तो तीव्रता भी बता सकते हो किसकी ज़्यादा है? सर पहले वाले की तीव्रता ज़्यादा है, दूसरे वाले की तीव्रता क्या है? और ये बिंदु सेम है, इसका मतलब निरोधी बल क्या है दोनों का? तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी आपको पता लग रहा है? एक समान आवृत्ति व भिन्न भिन्न तीव्रता पर आरोपित वोल्टता व प्रकाश विद्युत धारा के मध्य आरेख। बहुत इंपॉर्टेंट वक्र हैं, आरबीएससी बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं वक्र हैं, ध्यान रखना। कभी 2 पदार्थों के लिए, कभी 3 पदार्थों के लिए। μ1 μ2 μ3 रिलेशन आपको दे देगा, μ1 ग्रेटर देन ये μ2 दे देगा आपको, तो बना पाओगे नहीं बना पाओगे? आवर्तियाँ दे दे I1 ग्रेटर देन, तो बना पाओगे, मतलब कंडीशन अब याद कर पाओगे? ठीक है, तो बना लीजिए इनको आप। देखिए, तो ये तो हमारे वक्र कंप्लीट हुए, आरोपित वोल्टता और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य के वक्र। अब हम स्टार्ट करेंगे, या अगला वक्र है आपका आपतित प्रकाश की आवृत्ति
वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के मध्य आरेख, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के मध्य आरेख रिलेशन आपको पता ही है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि पहले यह आवृत्ति इलेक्ट्रॉन को वस्तु या धातु से निकालने का काम करती है। मतलब पहले तो ये किसके बराबर आएगी, भाई हम जीरो से बढ़ा रहे हैं। आपको देखो, जो भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग तो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि हमारे पास मान लो कि प्रारंभिक आवृत्ति कितनी है भाई, जीरो है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। आवृत्ति हमने थोड़ी सी बढ़ाई और यहाँ जो वस्तु है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है उसकी आवृत्ति पहले से निश्चित है। उसकी आवृत्ति जो हमने दहलीज आवृत्ति जिसको हम लोग कहते हैं, मान लो 5 हर्ट्ज दहलीज आवृत्ति है। दहलीज आवृत्ति को हमने क्या मान लिया, 5 हर्ट्ज मान लिया। तो स्टार्टिंग में 1 हर्ट्ज आवृत्ति का अगर प्रकाश गिराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, गतिज ऊर्जा आएगी क्या। मतलब आवृत्ति तो आ गई लेकिन अभी तक गतिज ऊर्जा नहीं आई। 2 हर्ट्ज आवृत्ति का करूँगा फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो गतिज ऊर्जा कहाँ से आएगी। 3 किया, 4 किया, 5 किया। जैसे ही 5 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश मैंने गिराया सर इलेक्ट्रॉन तो निकल गया लेकिन गतिज ऊर्जा अभी भी, समझ में आ गया। इसके बाद जैसे ही आवृत्ति का मान बढ़ेगा, अब इलेक्ट्रॉन तो निकलना प्रारंभ हो ही चुका था पहले से ही। दहलीज आवृत्ति के बराबर जब आवृत्ति हो गई थी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो गया था। अब उससे ज़्यादा अगर हमने आवृत्ति बढ़ा दी तो अब क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों के पास में क्या होगी, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का आना कब से प्रारंभ हुआ, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बाद में। यानी कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीज आवृत्ति के मान के बराबर हो गया था उसके बाद हमें गतिज ऊर्जा मिलना प्रारंभ। तो पहले ये आवृत्ति क्या काम करती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का। उसके बाद ये क्या करती है, गतिज ऊर्जा बढ़ाने का। उसके बाद तो निरंतर गतिज ऊर्जा बढ़ाती नहीं बढ़ाती। चलिए अब इनके बीच में ग्राफ बना देते हैं। तो हमने ग्राफ बनाया, देखिए वाई एक्सिस पर हमने किसको ले लिया है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को, और एक्स एक्सिस पर किसको ले लिया है हमने, आवृत्ति को, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को। कोई दिक्कत है क्या भाई। चलिए 0 से हम लोग आवृत्ति लेके चल रहे हैं। स्टार्टिंग में आवृत्ति बढ़ाऊंगा तो गतिज ऊर्जा आएगी क्या, स्टार्टिंग में आवृत्ति बढ़ाऊंगा तो गतिज ऊर्जा आएगी क्या। सर स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलेगा तो गतिज ऊर्जा आने का कोई सवाल उत्पन्न, हाँ। तो स्टार्टिंग में आवृत्ति बढ़ाऊंगा तो कोई गतिज ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। पहले ये आवृत्ति किसके बराबर होगी, दहलीज आवृत्ति के। मान लो हमने यहाँ पर आवृत्ति किसके बराबर हो गई है, दहलीज आवृत्ति के। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल गया लेकिन उसके पास गतिज ऊर्जा। इसके बाद अब अगर मैं आवृत्ति का मान बढ़ाऊंगा तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो ग्राफ कैसा मिलेगा इसके बाद में, सरल रेखा। इसके बाद में ग्राफ कैसा मिलेगा, सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन आपको वक्र मिल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। विभवांतर आवृत्ति जब आपकी 0 थी, आवृत्ति कितनी थी यहाँ पे, तो गतिज ऊर्जा आई थी क्या, नहीं आई थी। और अगर हम एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, एक फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, याद है क्या। यहाँ से अगर बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लूँगा तो क्या आएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। बोलो गलत बात है सही बात है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या काम हुआ सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है म्यू जो है वो म्यू नॉट से क्या था, कम था। अगर म्यू म्यू नॉट से कम होगा तो क्या होगा, म्यू म्यू नॉट से कम होगा तो क्या होगा कि सर म्यू अगर कम हो गया, म्यू नॉट अगर ज़्यादा हो गया तो जो हमें इनका आएगा आंसर वो नेगेटिव में आएगा, नहीं आएगा। भाई ये ज़्यादा है ये कम है, एच तो दोनों में ही कांस्टेंट है तो कॉमन लेके वो तो बाहर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं आएगी, मतलब गतिज ऊर्जा कैसी आएगी, संभव नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं मतलब संभव नहीं होता क्योंकि गतिज ऊर्जा नेगेटिव प्राप्त होती है। तो इस ग्राफ को मैं अगर स्टार्टिंग से लेना चाहूँगा तो इस तरीके से पीछे बैक बढ़ा सकता हूँ इसको, यहाँ से आएगा नहीं आएगा। तो सरल रेखा कहाँ से प्रारंभ हो रही है, माइनस वाई एक्स से। कहाँ से प्रारंभ हो रही है, माइनस वाई एक्स पर किसी बिंदु से। प्लस का वाई एक्स ऊपर आता है तो मूल बिंदु के नीचे क्या माइनस का वाई एक्स हो गया, तो नीचे से स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि गतिज ऊर्जा कैसी प्राप्त हो रही है इस स्थिति में, नहीं समझ में आया होगा।
कंफर्म आ गया। तो ग्राफ की एक्चुअल पोजीशन आपको पता लगी कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब छोटी मोटी नॉलेज ग्राफ के बारे में कि सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण बना लिया, अच्छी बात है। इसकी बनाए गए कोण की स्पर्शजा किसको बोला जाता है? त्रिकोणमिति के टेन वाले फलन को, साइन वाले फलन को बोला जाता है ज्या, कॉस वाले को बोला जाता है कोज्या और टेन वाले को बोला जाता है स्पर्शजा। तो ये होती है इसकी ढाल। ये क्या होती है? इसकी ढाल या प्रवणता। इसे बोला जाता है ग्राफ की ढाल या प्रवणता। तो कभी आपको अगर एंगल दे दिया जाए तो हम उसके टेन थीटा वैल्यू निकाल करके ढाल या प्रवणता निकाल सकते नहीं निकाल सकते? किसकी? सरल रेखा की। सरल रेखा की ढाल या प्रवणता निकाली जा सकती है। एक तरीका आपका ये हुआ। ये कब लगाना है आपको? जब गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य ग्राफ दिया नहीं हो, बोला हो कि इतने डिग्री कोण पर निकलती है एक्स अक्ष से, तो ढाल क्या होगी? तो निकाल दोगे उसकी वैल्यू। ठीक है, दूसरा तरीका और है ढाल निकालने का, समझिए। सरल रेखा है और सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। और हमारे पास सरल रेखा का समीकरण जो है वो क्या है? ये है सर। हमने जो ग्राफ बनाया वो कहाँ से बनाया? इस तरीके से। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से पहले लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस का एच म्यू नॉट। सही बात है। वाई एक्स पर आपने किसको लिया है? काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी y इक्वल टू एक्स एक्सिस पर किसको लिया है? आवृत्ति को। तो म्यू के यहाँ पर कौन आएगा? x, और उसके आगे कौन आता है? प्लस c। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? समझ में आ रहा है आपको? तो सर x का कंपैरिजन करेंगे म्यू से, तो m का कंपैरिजन किससे करेंगे हम? तो m दिखाता है ढाल या प्रवणता को। m किसको दिखाता है? तो यहाँ से ढाल या प्रवणता किसके बराबर मिल रही है? और h की वैल्यू तो शायद आप जानते होंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल प्रति हर्ट्ज। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कभी आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पुटअप किया जाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति और गतिज ऊर्जा के मध्य खींचे हुए वक्र की ढाल किसके बराबर होती है? तो प्लांक नियतांक बता पाओगे नहीं बता पाओगे? वैल्यूज की बता पाओगे नहीं बता पाओगे? मात्रक उसका बता पाओगे नहीं बता पाओगे? याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से ही बनते हैं आपके। विमाइश की निकाल पाओगे नहीं निकाल पाएंगे? क्लियर? ठीक है। अच्छा, सी का कंपैरिजन हम करें सर, तो सी किसके बराबर आ रहा है? तो सी आ रहा है सर, सी को हिंदी में बोला जाता है अंतःखंड। सी को क्या बोला जाता है? तो सी बराबर हो जाएगा माइनस का एच म्यू नॉट, और आप अच्छे से जानते हो कि माइनस का फाई। माइनस सिर्फ इतनी सी बात को दिखा रहा है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माइनस वाई एक्सिस से। अंतःखंड क्या होता है? परिभाषा सुनना कि सरल रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया भाग, मूल बिंदु से काटा गया भाग, मूल बिंदु से कितनी दूरी से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है? अंतःखंड को। तो अंतःखंड किसके बराबर आ रहा है बताइए? तो माइनस से सिर्फ इसको दिखा रहा था कि नीचे से स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई प्लस भी आ सकता है। ऊपर से स्टार्ट होगा तो प्लस से आएगा, जैसे कि पिछले हमने ग्राफ देखे उनमें कैसा आना चाहिए, अगर निकालें तो प्लस का आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य ग्राफ की ढाल आप बता सकते हो, उसका मान बता सकते हो, उसकी मात्रक बता सकते हो, मात्रक की विमा निकाल सकते हो, अंतःखंड आप बता सकते हो। अंतःखंड किसके बराबर आ रहा है? कार्यफलन के। माइनस मत लेना, माइनस मैंने बार बार कह रहा हूँ, किसको डिनोट करता है वो? इसको कि नीचे से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, माइनस वाई एक्स से स्टार्ट हो रहा है। जिसका अंतःखंड ज़्यादा होगा उसका कार्यफलन भी क्या होगा? जिसका अंतःखंड ज़्यादा होगा उसका कार्यफलन क्या होगा? समझ में आ रहा है भाई? सी ज़्यादा तो फाई भी ज़्यादा, क्योंकि सी किसके बराबर है। और यहाँ अगर ढाल किसकी बराबर होगी सर? ढाल किसके मतलब किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी? तो ढाल किसके बराबर आती है? तो वो तो क्या रहेगी? नियत। कोई सा भी ग्राफ बनाओ हमेशा ढाल क्या रहेगी आपकी? तो एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार आपकी बुक में भी होगा और पुटअप भी किया जाता है कि मान लो हमने गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा गया है, दो पदार्थों के लिए हमने ग्राफ खींचा है, शायद बुक में है ये क्वेश्चन। एक तो हमने पोटेशियम के लिए और एक कैल्शियम के लिए, बुक में है क्वेश्चन, ठीक है। कैल्शियम और पोटेशियम के लिए हमने एक वक्र खींचा गया है गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य। तो बताइए किसकी तो ढाल अधिक है, किसकी ढाल कम है? ढाल ऑफ के और ढाल ऑफ सी ए, बताइए क्या रिलेशन आएगा? किसकी ढाल ज़्यादा है? और सी के सी ए किसका अंतःखंड ज़्यादा है? ठीक, वेरी गुड। कि अंतःखंड की बात करेंगे तो सर के को पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, और सी ए को कैल्शियम वाले को इधर बढ़ाएंगे इस तरीके से।
तो दिख रहा है किसका अंतःखंड ज़्यादा है, किसका अंतःखंड ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कैल्शियम की ज़्यादा नहीं है, तो कैल्शियम का अंतःखंड ज़्यादा है। बना दोगे रिलेशन। अब जिसका अंतःखंड ज़्यादा है उसका कार्यफलन भी क्या होता है, नहीं समझ में आया होगा, पक्का आ गया, ठीक है फिर तो। अच्छा एम के और एम सी में क्या बताओगे, सर दोनों ही बराबर होंगे, तो ढाल तो किसके बराबर होता है, प्लांक नियतांक के। तो ऐसा थोड़ी है कि कैल्शियम के लिए बदल जाएगा और पोटेशियम के सेम रहेगा दोनों के लिए। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या। ग्राफ के बारे में कोई भी छोटा क्वेश्चन बनेगा, बना के आओगे, नहीं बना के आओगे, करके आओगे, नहीं करके आओगे, तो छापिए। अगला वक्र है आपतित प्रकाश की आवृत्ति व निरोधी विभव के मध्य आरेख। या वक्र, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जैसे आवृत्ति पहले काम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना करेगी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा उपलब्ध कराती है, और गतिज ऊर्जा जिसकी ज़्यादा होती है उसका निरोधी विभव क्या होता है, मतलब निरोधी विभव किस पर डिपेंड करता है, गतिज ऊर्जा पर। तो गतिज ऊर्जा आएगी तो निरोधी विभव आएगा। तो जैसे गतिज ऊर्जा का वक्र प्राप्त हुआ था वैसे ही वैसा वक्र हमें किसके लिए प्राप्त होगा, निरोधी विभव के लिए। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग आवृत्ति बढ़ाते हैं तो पहले तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। पहले किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का, मतलब जो आवृत्ति हम बढ़ा रहे हैं, इधर निरोधी विभव ले लिया मैंने, ठीक है। तो पहला काम तो है इस आवृत्ति का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। यहाँ पर निकाल दिया, चलो आवृत्ति जलीय आवृत्ति के बराबर हो गई। उसके बाद गतिज ऊर्जा आएगी, और गतिज ऊर्जा आएगी तो कौन आने लग जाएगा, निरोधी विभव। बताया ना गतिज ऊर्जा मैक्सिमम बराबर हो, तो गतिज ऊर्जा आएगी तो कौन आने लग जाएगा, हाँ। तो उसके बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा मिलेगा, सर जैसा गतिज ऊर्जा का मिला था वैसे ही ग्राफ हमें यहाँ पर प्राप्त है, सरल रेखा। अब इस ग्राफ के लिए भी वो सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंगल बना लिया थीटा, कोण दे दिया जाए तो आपको मैंने बता दिया, एम बराबर हमेशा क्या आएगा, tan थीटा। कोई भी वक्र हो, अगर सरल रेखा आ रही है तो एक्स एक्स के साथ बनाएंगे, कोण की स्पर्श निकाल दो, उसकी ढाल निकल के आ जाएगी जब एंगल दिया गया हो, ठीक है। अब एंगल वगैरह नहीं दिया मान लो, तो हम क्या करेंगे, तो आप चलिए आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण पर, कहाँ से करेंगे हम लोग, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। याद है क्या आपको, एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बोलो था या नहीं था, बिल्कुल था। कल की क्लास में आपको मैंने ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है ये निरोधी विभव द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो यहाँ से लिख दूंगा, तो एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस ई बी नॉट। आएगा नहीं आएगा, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। चलिए निरोधी विभव निकालना है तो निरोधी विभव वाले टर्म को वन साइड रख लेते हैं इधर ही, और एच म्यू के पास किसको ले जाते हैं, एच म्यू नॉट को, ठीक है। हमको तो केवल सर वी नॉट चाहिए, तो ई का डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म्स के अंदर। मैंने एच म्यू नॉट और एच म्यू के अंदर किसका डिवाइड कर दिया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे सरल रेखा का समीकरण किसके बराबर होता है बेटा, एम एक्स प्लस, तुलना अगर करोगे तो ढाल या प्रवणता किसके बराबर आ रही है, एम के, बताइए। ढाल या प्रवणता एम बराबर, भाई एक्स का काम तो म्यू कर रहा है तो एम का काम कौन करेगा, एच अपॉन में अंतःखंड किसके बराबर आ रहा है, अंतःखंड सी किसके बराबर आएगा, एच म्यू नॉट अपॉन में ई के। कोई दिक्कत है क्या। माइनस आपको बताइए क्या बता रहा है कि वक्र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस, हाँ मूल बिंदु के नीचे से, ठीक है। हो गया कंप्लीट। इसको आप फाइल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये आपको एच की वैल्यू याद ही है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ अच्छा ये जूल प्रति हर्ट्ज में था। ई की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, दोनों का अनुपात करके इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेना, ठीक है। कोई बुक को लिखना अपने मोबाइल से, मतलब कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू नोट्सों में लिख लेना कितनी आती है।
तो ढालीय प्रवणता हो जाएगी, निरोधी बल और आवर्ती के मध्य खींचे गए वक्र की ढालीय प्रवणता हो गई, अंतखंड हो गया। अंतखंड जो है वो किसके बराबर मिल रहा है, सर ये मिल रहा है फाई अपॉन में ई के बराबर, पहले की तुलना में ज़्यादा मिल रहा है। गतिज ऊर्जा और आवर्ती के मध्य खींचे गए वक्र की तुलना में निरोधी बल और आवर्ती के मध्य खींचे गए वक्र की अंतखंड का मान ज़्यादा प्राप्त होता है। ई 1.6 × 10⁻19 होता है, तो 10 की घात -19 कहाँ जाएगा, ऊपर होकर प्लस का 19 हो जाएगा, तो वैल्यू बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए करेंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और पढ़ते रहिए।